कैपेसिटेंस, यानी जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रिज यूज करते हैं। कौन से ब्रिज होते हैं? सो देखो आपके दो ब्रिज होते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, डी शॉर्टी ब्रिज एंड स्कैरिंग ब्रिज, ठीक है। ये डी ई होगा, डी शॉर्टी ब्रिज एंड स्कैरिंग ब्रिज, क्लियर है। तो देखो एक एक को हम पढ़ते हैं अच्छे से। सो देखो उसके पहले ये देख लो आप, ये आपका एक सेटअप है, ठीक है ना। ये आपका एक सिंपल सेटअप है डी शॉर्टी ब्रिज का, ठीक है। देख सकते हो आप डी शॉर्टी ब्रिज। तो इसमें देखो क्या होता है, ये सिंपल इसका एक ब्रिज सर्किट है, ठीक है। इसमें ये जो C1 है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, ठीक है। और देखो डी शॉर्टी ब्रिज किसके लिए यूज होता है? कैपेसिटेंस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको C1 की वैल्यू निकालनी है, C2 आपका वेरिएबल है, R4 आपका वेरिएबल है और R2 आपका वेरिएबल है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सो देखो इसमें क्या करते हैं हम, जो टर्मिनल्स दिख रहे हैं इनके आपको कलर्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रे वाला इससे कनेक्ट होगा और ये येलो वाला आपका इस टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पे जो मीटर देख रखा है ना, ये आपको करंट बताएगा इस डिटेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये करंट 0 एम्पियर हो गया, ठीक है, यानी ये मीटर आपका 0 एम्पियर करंट शो करेगा, ठीक है। उस टाइम क्या हो जाएगा आपका ये कैपेसिटेंस, ये पूरा ब्रिज आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बैलेंस ब्रिज होगा आप बैलेंस की कंडीशन निकालोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे और आप C1 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो ये जो आपके दिख रहे हैं ये डायल है, ठीक है। इनको आप क्या करते हो, ऐसे घुमाते हो और घुमा के आप ये जो वेरिएबल चीजें है यानी R4, R2 और C2, इनकी वैल्यूज को आप चेंज करते हो, ठीक है। इनकी वैल्यूज को चेंज करके किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका ये डिटेक्टर के थ्रू करंट 0 हो जाएगा, और जिन वैल्यू पे ये 0 मिलेगा ना करंट, फिर उनकी मदद से आप C1 की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। ये बेसिक आपका कंप्लीट एक सेटअप होता है जो आपका प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल इसमें देखते क्या होता है। तो देखो डी शॉर्टी ब्रिज, देखो सिंपल डी शॉर्टी ब्रिज है वो क्या करता है, अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करता है, ठीक है। और एक और चीज आती है, अगर जेईएन के एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये ना आपका जो डिसिपेशन फैक्टर होता है जिसको आप टेंजेंट फैक्टर भी बोलते हो, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में, क्लियर है। वो आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, आप समझ जाओगे डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है। तो डिसिपेशन फैक्टर निकालने के लिए भी आप डी शॉर्टी ब्रिज यूज करते हो, क्लियर है। ये भी आपको पूछा जाता है। अब देखो सिंपल अगर सर्किट देखते हो डी शॉर्टी ब्रिज का तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। C1 आपको अननोन है, C1 आपको निकालना है, ठीक है। बाकी ये सब आपको पता है, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो। सो देखो इसमें आपको C1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले देखो क्या करें, Z1 यानी ये वाला जो ब्रांच है ये आपका Z1 है, ठीक है। ये आपकी इस केस में Z2 है, जिसके अकॉर्डिंग दिया उसके अकॉर्डिंग में अरेंज करो, ठीक है ना। C2 मतलब Z2, ये Z3 एंड ये Z4, यार कोई डाउट नहीं है। अब देखो Z1 की वैल्यू क्या होगी, Z1 इक्वल्स टू क्या है, C1 है, तो 1 अपॉन J ओमेगा C1, ठीक है। अब देखो Z2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन J ओमेगा C2, Z3 कितना हो जाएगा, R3 के इक्वल, एंड Z4 कितना हो जाएगा, R4 के इक्वल। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो एट बैलेंस कंडीशन, जब आपकी बैलेंस की बात होती है, ठीक है, ये सब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में यानी लास्ट लेक्चर में, तो वो आप देख लो। तो एट बैलेंस जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा तो कंडीशन इस केस में देखो कौन सी हो जाएगी, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, तो Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो Z1 कितना आपका, ये बेसिकली वैल्यूज पुट करो इनमें सिंपल, तो देखो 1 अपॉन J ओमेगा C1, ठीक है, मल्टीप्लाई Z4 कितना आपका R4 के इक्वल इक्वल्स टू Z2 आपका कितना है 1 अपॉन J ओमेगा C2, ठीक है, मल्टीप्लाई Z3 आपका कितना है, तो देख सकते हो इसमें Z3 कितना है R3 के इक्वल, तो ये हो गया आपका R3, क्लियर है। तो यहाँ से देखो J ओमेगा से J ओमेगा तो कैंसिल, ठीक है। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, C1 की, तो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू निकालोगे तो C1 क्या हो जाएगा, देखो C1 इस साइड भेज दोगे तो ये आपका हो जाएगा R4 डिवाइडेड बाय R3 इंटू C2, तो ये आपने देखो सिंपल C1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हो C1 की वैल्यू। कैपेसिटेंस तो आपको निकालना था, बट इस केस में आप देखो ये वाला जो डी शॉर्टी ब्रिज है इसमें आपका कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई कैपेसिटेंस देखते हो, ठीक है, सपोज आपने कोई कैपेसिटेंस देखा तो प्योर कैपेसिटेंस तो होता नहीं, तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है। सपोज ये R मान लो, ठीक है, स्मॉल r, ये आपका कैपेसिटेंस C, ठीक है, ये कंप्लीट अगर इसको समझे तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर है, इसमें इसका कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं जिसको हम डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, अगर आप इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस बात करो तो वो होंगे इस रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है।
तो एक ब्रिज आपका ऐसा भी बनता है जिसमें आप डाइलेक्ट्रिक लॉस को इंक्लूड करते हो। क्लियर है? तो देखो वो वाला ब्रिज देख लेते हैं। ये इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? कैसा है वो आप समझ ही गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो देखो आगे देखते हैं। अब देखो डिसऑर्डर ब्रिज विद डाइलेक्ट्रिक लॉस, यानी उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक लॉस को कंसीडर किया है, ठीक है ना? तो देखो ये वाला आपका ब्रिज है, इसमें देखो C1 और मैंने R1 लिखा है, C2 और R2, ये C2 है, ठीक है ना? यानी कि बेसिकली आपका जो कैपेसिटेंस है उसके साथ आपने डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी कंसीडर किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इस केस में ये हो जाएगी Z1 ब्रांच, ठीक है? ये हो गई Z2, ये हो गई Z3, ये हो गई Z4। या तो कोई डाउट नहीं है? अब देखो सिंपल Z1 की वैल्यू लिखो, तो देखो Z1 कितना हो जाएगा R1, ठीक है, प्लस सीरीज में क्या है स्मॉल R1 भी तो है, तो स्मॉल R1 प्लस, अब देखो C है, C1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/j ओमेगा C1। या तो कोई डाउट नहीं है? इसको अगर सिंप्लीफाई करो थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका J, ठीक है, अगर J R1 ओमेगा C1 प्लस J R1 ओमेगा C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय J ओमेगा C1। या तो कोई डाउट नहीं है? अब देखो Z2 की वैल्यू भी लिख लो, तो Z2 कितना हो जाएगा देखो R2 प्लस R2 1/j ओमेगा C2, ठीक है? तो देखो इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा J R2 ओमेगा C2 प्लस R2 J ओमेगा C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय J ओमेगा C2 सॉरी, ठीक है? सिंपलीफाई कर दिया। सिंपली देखो Z3 की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी इस केस में R3 के इक्वल, ठीक है, एंड जो Z4 है वो आपका हो जाएगा R4 के इक्वल, ठीक है? तो देखो एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन यानी जब आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस होगा, ठीक है? तो बैलेंस के केस में आपको मैंने कंडीशन बता दी Z1 Z4 आपका इक्वल होगा Z2 इंटू Z3 के, ठीक है? तो इसमें देखो सिंपल आप वैल्यूज पुट करो, यानी Z1 की वैल्यू पुट करो, फिर क्या करोगे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के इक्वल रखोगे और जो रियल पार्ट है उसको रियल के इक्वल रखोगे। क्लियर है? तो देखो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सिंपल देखो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस आपको क्या रखना है अगर आप JEN की तैयारी कर रहे हो, तो देखो एक तो उनके मेथड्स के नाम, जो मेथड आपके यूज होते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस को निकालने के लिए। क्लियर है? और बेसिकली कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जैसे कि डिसऑर्डर ब्रिज है वो कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है? वैसे आपके स्केरिंग ब्रिज जो है नेक्स्ट वाला, उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो आप याद रख लो, ठीक है? उनके बाद से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल भी बहुत कम चांस है। न्यूमेरिकल आपको सिर्फ मैक्सवेल ब्रिज और हे ब्रिज से बहुत रेस्ट चांस है, बट मैक्सवेल ब्रिज से ज्यादा चांस है पूछने के, ठीक है? तो न्यूमेरिकल अगर इन पे प्रैक्टिस नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इनके आप अगर एंड रिजल्ट जो फॉर्मूले एंड में आता है वो भी आप याद रखते हो तो बहुत है, ठीक है? तो देखो इसमें जब आप वैल्यूज रखोगे, ठीक है, तो जो एंड रिजल्ट जो आएगा यानी जो फॉर्मूले आएंगे वो देख लो क्या आएंगे। तो देखो आपको मिलेगा C1 बाय C2, ठीक है? C1 बाय C2 इक्वल्स टू R2 प्लस R2 स्मॉल R2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1। यार कोई डाउट नहीं है? ये बेसिकली आपका ना इमेजरी पार्ट से आएगा, ठीक है ना? और एक और फॉर्मूला आएगा जो रियल पार्ट को जब कंपेयर करोगे ना उसमें मिलेगा, ठीक है? वो आपका आएगा R2 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1, ये आपको मिलेगा R4 एंड ये आपको हो जाएगा R1 प्लस R1, ये होगा R3। या तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो सिमिलरली देखो ये आपको मिला है रियल पार्ट से और ये आपको मिलेगा जब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो R2 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R1, ये वैल्यू देखो इसके इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि C1 बाय C2 इक्वल है R4 बाय R3 के, ठीक है? यहाँ से अगर आपको C1 की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी C2 मल्टीप्लाई R4 डिवाइड बाय R3, यानी कि इवन अगर आपको डाइलेक्ट्रिक लॉस ना दे न्यूमेरिकल में तो भी आप C1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ठीक है? तो एट द एंड आपको ये वाला जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर देखो अब डिसिपेशन फैक्टर की बात करते हो, सपोज करो ये वाली जो ब्रांच है इसका डिसिपेशन फैक्टर है D1, ठीक है, और ये वाली जो ब्रांच है इसका डिसिपेशन फैक्टर है D2, ठीक है? डिसिपेशन फैक्टर और कुछ नहीं होता, जैसे कि आप क्वालिटी फैक्टर निकालते हो, ठीक है? क्वालिटी फैक्टर का जो इनवर्स होता है वो आपका डिसिपेशन फैक्टर होता है।
तो देखो अगर आपके पास सीरीज कैपेसिटर ये वाला सर्किट है, यानी सी एन आर, ठीक है, सी आर, इसका सपोज आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है। अब सीरीज आरसी सर्किट है ये तो इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 1/R1 ओमेगा C1, ठीक है। अब देखो इसके इसमें डिसिपेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू R1 ओमेगा C1, ठीक है। तो आपको डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखनी है, सिंपल। तो देखो ये फर्स्ट ब्रांच है, इसके लिए हो जाएगा D1, तो सेकंड ब्रांच के लिए D2 के लिए निकालोगे तो ये आपको डिसिपेशन फैक्टर मिलेगा R2 ओमेगा C2, ठीक है। ऐसे आप ये डिसिपेशन फैक्टर के फॉर्मूले याद रख सकते हो, ठीक है। डिसऑर्डर ब्रिज से इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूले आप याद रखो और किस लिए यूज होता है डिसऑर्डर ब्रिज, क्लियर है। और जो ये एंड वाला ये वाला फॉर्मूला है ये तो आप याद ही रखो, ठीक है, ये आपको पूछता है एग्जाम में। तो देखो अगला ब्रिज देखते हैं। सो अगला आपका है स्कैरिंग ब्रिज, ठीक है। अब देखो इससे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, ठीक है। ये आपको किस लिए यूज होता है, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, ये आपको पता है, क्लियर है। अब देखो ये डिसिपेशन फैक्टर और जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको भी मेजर करता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो ये होता है आपका, देखो आपने पढ़ा होगा ई नॉट एंड ई आर, ठीक है। अभी जो ई आर है ना ये आपका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बेसिकली एयर के लिए अलग होता है, ठीक है, वैसे ग्रेफाइट के लिए अलग होता है, ग्लास के लिए अलग होता है, ठीक है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपको बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ब्रिज आप यूज करते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने के लिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक और चीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, यही आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है, वो हम कौन से ब्रिज की मदद से निकालते हैं, क्लियर है। सो देखो इट इज आल्सो मेजर द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, परमिटिविटी है, ठीक है ना, परमिएबिलिटी नहीं है। परमिएबिलिटी में वो आ जाता है म्यू, और परमिटिविटी में वो ई नॉट आ जाता है, क्लियर है ना, ई वाली टर्म आ जाती है, क्लियर है। तो इसका जो ब्रिज होता है देखो वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ब्रिज का जो सर्किट है ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्लियर है। और जो इसमें निकालना क्या होता है आपको, C1, ठीक है। तो देखो जो C1 होता है, C1 इसका एंड रिजल्ट याद रखो बस, C3R4 डिवाइडेड बाय R2, ये आपको मिलता है इसका एंड रिजल्ट, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसका जो फॉर्मूला होता है एंड फॉर्मूला वो याद रखो और बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है इसमें। अब देखो एक और ब्रिज होता है वो भी देख लेते हैं, एक होता है वेन्स ब्रिज, ठीक है। इसमें बस आपको इतना पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज आप यूज करते हो, तो वो आपको होता है वेन्स ब्रिज, क्लियर है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी। इसका सर्किट देखते हैं, ये इसका सर्किट होता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि कौन से ब्रिज में हम यूज करते हैं मैकेनिकल कपलिंग, तो आपको कौन सा होगा, वेन्स ब्रिज, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये मैकेनिकल कपलिंग कुछ इस तरह की करते हैं कि जो R1 और R2 है इन दोनों को इक्वल रखते हैं, और जो C1 है यानी ये वाला C1, ठीक है, और ये C2 इनको हम इक्वल रखते हैं, कुछ इस तरह इनको मैकेनिकल कपलिंग करते हैं। कोई डाउट नहीं आता। तो देखो इसमें अगर जो फ्रीक्वेंसी आप जब निकालते हो, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी जो होगी सिंपल उसका फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन आपका कोई काम का नहीं है, और डेरिवेशन अगर करना भी तो सिंपल Z1 की वैल्यू लिखो, Z2 की लिखो, Z3 की लिखो, Z4 की लिखो, और फिर बैलेंस वाली कंडीशन निकाल लो, फिर ठीक है उसमें जो ओमेगा आएगा ना, ओमेगा को 2πf रख लो, वहां से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हो। बट आप देखो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2πR1 R2, ठीक है, C1 एंड C2। बट इसमें क्या होता है, ये जो मैकेनिकल कपलिंग है इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि R1 को इक्वल कर देते हैं R2 के, ठीक है, इस तरह कपलिंग करते हैं कि R1 और R2 सेम हो जाए, क्लियर है। तो सपोज करो ये R1 और R2 आपका R हो गया, ठीक है। और जो दूसरी जो टर्म है वो क्या है, C1 एंड C2, इसको भी हम क्या करते हैं इक्वल करते देते हैं मैग्नेटिक कपलिंग की मदद से। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2π, ठीक है, अंदर आपका क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, यानी कि ये कितना हो जाएगा R इंटू R, यानी कि R2, और ये हो जाएगा C2, ठीक है। तो R2 C2, तो जब इस रूट को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2πRC। तो ये आपको होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो आपको ये वाला भी याद रखना है और ये वाला भी याद रखना है, क्लियर है। दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट हो जाएगी इसकी हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको देखो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में इतने ब्रिज याद रखने, और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जिन पे मैंने स्टार करवाया आपको, ठीक है, वो आप याद रखो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, जो आपकी एरर आती है, डिफरेंट डिफरेंट एरर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, लिमिटिंग एरर पढ़ते हैं, रिलेटिव एरर पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है,
और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।